दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करने आए हैं, मुझे लगता है जिसके बारे में हम सबको जानना ज़रूर चाहिए और तमाम लोग जानते भी हैं। मैं बात कर रहा हूं सहारा इंडिया परिवार के प्रमुख सुब्रत राय की। सुब्रत राय आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनके जीवन के दो पक्ष हैं, एक बहुत उजला पक्ष है और एक वो पक्ष है जिसके बारे में कुछ विवाद है। पर सुब्रत राय एक बिजनेस टाइकून ही नहीं थे, एक बहुत बड़ी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। जो आदमी सिर्फ बिजनेस करने के लिए पैदा नहीं हुआ था, बस उसका विजन था। उस विजन से देश को भी कुछ मिला, उस विजन से तमाम परिवार जुड़े। और क्या वो बिजनेस मॉड्यूल था, वो मॉडल था, क्या उससे हमारी नई जनरेशन को परिचित होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि सहारा श्री सुब्रत राय को हमारे जो बिजनेस स्कूल्स हैं, जो बीबीए एमबीए कराते हैं, वहाँ ज़रूर एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों? इस पे हम आज चर्चा करने के लिए आपके बीच में आए हैं। और जो एक विवाद जुड़ा था सहारा श्री से कि तमाम निवेशक ऐसे हैं कि जो उनके प्रकरण के कोर्ट में जाने के बाद, कोर्ट में लिटिगेशन हो जाने के बाद, सेबी और सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद तमाम लोगों का जो पैसा सहारा की स्कीम्स में फंस गया है, जिसको अभी हमारे देश के गृह मंत्री और कोऑपरेटिव मंत्री अमित शाह के इंटरवेंशन के बाद जो लोगों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या अब सहारा श्री के ना रह जाने के बाद इस प्रक्रिया में कोई बदलाव आएगा? इस विषय पर भी हम आपको एक जानकारी देने के अलावा ये भी बताने आए हैं कि जाते जाते सहारा श्री एक शख्सियत को डिप्यूट कर गए हैं कि हमारे निवेशकों का भला होना चाहिए, उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इस बारे में हम ये पूरी चर्चा रखेंगे और एक न्यूट्रली हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। हम इनके जीवन के अंदर झांक कर कुछ रोशनी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सहारा श्री थे क्या। निश्चित रूप से एक स्मार्ट पर्सनालिटी, जिन्होंने बंगभाषी बिहारी, जिन्होंने बिहार में पैदा हुए, बंगाली युवती स्वप्ना राय से उन्होंने शादी की, कर्म भूमि उत्तर प्रदेश को बनाया। बताते हैं कि अपने दोस्तों के साथ उन्होंने 2000 रुपए से अपना काम धाम शुरू किया और उस समय उनके पास सिर्फ प्लान था, ना हो सिर्फ सपना हो तो भी हो सकती है शुरुआत। और ये शुरुआत ही तो है कि वहाँ एक सपना है। कुछ इसी तरह के जैसे यूनिवर्सिटी में जो उस समय जो स्टूडेंट लाइफ में लोगों के में विज़न होता है कि हम ये बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे ही जो तमाम हम देखते थे कि जो हमारे साथ के स्टूडेंट जो एमबीए करते थे उनमें एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का प्लान होता था। तो इन्होंने एमबीए तो नहीं किया था, पर बीटेक करने के बावजूद इस बंदे में बिजनेस माइंड था। उसने अपने दोस्तों के साथ पैरा बैंकिंग के क्षेत्र में काम करने का निश्चय किया और टारगेट किया यहाँ के बहुत गरीब और अति गरीब लोगों को कि इनकी एक सेविंग स्कीम्स चलाई जाए। तो सहारा नाम की एक चिट फंड कंपनी जो कि पहले से थी, उसको उन्होंने फिलहाल टेक ओवर किया, अपना नाम वाम जो भी उन्होंने चेंज कराया हो। वो ओपी श्रीवास्तव एक शख्स कोई और थे, उनके 2-3 दोस्त थे। आजकल दोस्ती मिल जाए यही सबसे बड़ा धन होता है। कहते हैं उनके पास पैसा नहीं था, 2000 रुपये थे, काम धाम शुरू किया। पर इस व्यक्ति ने 10 साल के अंदर 2000 रुपये से 3 लाख करोड़ की नेटवर्थ खड़ी कर दी। ये बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। मैं तो इन्हें इंडिया का स्टीव जॉब्स कहूँगा। स्टीव जॉब्स एक समय बिल्कुल दिग्भ्रमित थे, कुछ नहीं था उनके पास, क्या करें क्या ना करें। और उस बंदे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो यहाँ पर सुब्रत राय ने किया, स्टीव जॉब्स ने वही अमेरिका में किया। उसने एप्पल कंपनी, सबसे बड़ी दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक आईटी कंपनी, एप्पल कंपनी खड़ी कर दी। और कितना बड़ा, मतलब वो दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में उसकी गणना होने लगी थी। ऐसे ही सुब्रत राय की गणना टाइम्स मैगजीन ने उसको इंडिया के टॉप 50, जिस आदमी के पास 2000 रुपए हो उसको 15-20 वर्षों के बाद आप इंडिया के टॉप 50 लोगों में गिने, तो कुछ तो पर्सनालिटी होगी। चर्चा करनी चाहिए। और कौन ऐसा क्षेत्र, हर क्षेत्र में सहारा इंडिया का नाम था। हाउसिंग में, रियल एस्टेट में, रिटेल में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, एविएशन में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इंटरटेनमेंट में, हर हॉस्पिटैलिटी में, हर क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में, हर क्षेत्र में सहारा 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 इंडिया, सहारा इंडिया। ऐसा कौन सा बिजनेस प्लान था? और ऐसा ही शख्स जब अपने और बिजनेस सपनों को पूरा करने के लिए और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि स्टॉक मार्केट में, जो कि शेयर मार्केट में जो लिस्टेड होती हैं, उस तरह सहारा इंडिया की प्राइम
सिटी कंपनी को उनका आईपीओ लाने के लिए, उनको वो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाने के लिए जब उसने एफर्ट करना शुरू किया, तो मैं तो कहूँगा कि क्या अगर वो कोई कमी रह गई, तो जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, इतनी जगह जिसने इन्वेस्टमेंट कर लिया, क्या उसके पास कोई टेक्निकल और बिजनेस एक्सपर्ट नहीं थे? क्या उसके पास कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट नहीं थे? वो कमियां क्या हो गई जिन कमियों को सेबी ने पकड़ा, और जिसके पकड़ने के बाद या जिस समय जो कुछ भी हुआ उसके बाद जिस सहारा इंडिया ने अर्श से फर्श से अर्श तक की ऊंचाइयां तय की थीं, उसको दोबारा फर्श पर गिराने की एक साजिश शुरू हो गई। इसको मंथन करने की जरूरत है। सारा इंडिया आज हमारे बीच में नहीं है, पर सारा इंडिया की ये पर्सनालिटी, हमने उनमें राष्ट्रभक्ति का ज्वार देखा है, हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। उस व्यक्ति में, उस बंदे में इस देश के लिए कुछ करने का जुनून था। मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा फेज़ था उस समय जब भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का फेज़ था, और 88 के समय में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रही थी। तो उस समय बीसीसीआई की स्थिति बड़ी ख़राब थी। इंडियन क्रिकेट टीम का, जो कि 83 में वर्ल्ड कप जीती थी, और आप समझ लीजिए कि उसके 10 वर्षों के बाद उस इंडियन क्रिकेट टीम को कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था। उस समय कौन आगे आता है? सहारा श्री आगे आते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम को 10 साल तक फाइनेंस करते हैं। आप देखते होंगे हमेशा इंडियन क्रिकेट टीम के सहारा इंडिया की जर्सी पहनते थे। इंडियन हॉकी के नेशनल गेम था, हॉकी टीम को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी, वो सहारा परिवार उनको स्पॉन्सरशिप करता है। कुश्ती हो, चाहे तीरंदाजी हो, जूडो हो, भारोत्तोलन हो, तमाम इस तरह के गेम को सपोर्ट करने वाले। जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ तो आतंकवादी हमले में जितने परिवार जिनको जरूरत थी मदद की, देश में तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तमाम बड़े बड़े ग्रुप हैं, पर मदद करने के लिए हाथ बटाने वाले में सबसे बड़ा नाम था सहारा इंडिया परिवार का, सुब्रत राय के एफर्ट्स का। चाहे दंतेवाड़ा में तमाम बार वहां पर अटैक हुए नक्सलियों के, तमाम परिवार खत्म हो गए। लोगों की, बच्चों की शिक्षा करना, उनके विवाह कराना, उनकी लड़कियों की, सब काम करते थे सहारा इंडिया परिवार। एक बार पाकिस्तान में 40,000 से कुछ ज़्यादा लोगों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कहीं पढ़ा कि अपना नेशनल एंथम गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी, बोले रिकॉर्ड तो अपने इंडियंस के नाम होना चाहिए। उन्होंने कहा हम इस रिकॉर्ड को करेंगे, और ये बात है 6 मई 2013 की। उस समय तो ये विवाद में भी थोड़ा बहुत आ चुके थे, तमाम तरह की कंट्रोवर्सी सहारा को लेकर शुरू हो गई थी। हो सकता है उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को मेकओवर करने के लिए किया हो, पर उन्होंने अपने सारे कर्मचारियों को जोड़ के तय नियत तिथि समय पर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को पहले से आवेदन करके कि वो एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। भारत के नाम आज की डेट में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1,11,000 लोगों ने, शायद सारा इंडिया के सारे कर्मचारी परिवार एक जगह एक साथ खड़े हुए। 11 लाख कर्मचारी, उनके 5,000 ऑफिसेज में दूसरी जगह, तमाम देश के बताते हैं कि तमाम 2,000 स्कूलों के छात्र उसमें शामिल थे। यानी 15 लाख लोगों ने वो नेशनल एंथम गाया। 1,11,000 लोगों ने एक साथ गाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ 36 दिन में। इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई इसको काउंट करने में, तो 36 दिन बाद, पहले ये सहारा सिटी में हुआ, उसके 36 दिन बाद इसको रमाबाई अंबेडकर मैदान में दोबारा गा करके उन्होंने रिकॉर्ड साबित किया। बहुत ज्यादा गौरवशाली रहा। ऐसे तो विश्व रिकॉर्ड बहुत लोग बनाते हैं, बहुत से विश्व रिकॉर्ड बनते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा विश्व रिकॉर्ड में बनाने में जो अनुभूति है, जो प्यार और मोहब्बत और गर्व की अनुभूति है, शायद किसी और विश्व रिकॉर्ड बनाने में वो नहीं मिल सकता है। उन्होंने अपना सारा शहर बनाया लखनऊ में। उस सारा शहर ऐसा था बिल्कुल जन्नत लोगों के लिए, और कोई फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी शख्सियत, मेल और फीमेल, बड़े बड़े आर्टिस्ट नहीं थे जो आके वहां पे नृत्य ना किए, अपनी कला का प्रदर्शन ना किए हो। ऐसे इन्होंने एक एम्बी वैली सिटी बनाई, जो समझते हैं पहली इंडिया की वेल प्लान्ड हिल सिटी थी, जबरदस्त सिटी, जिसके बंगले की कीमत उस समय हुआ करती थी 10 करोड़ 20 करोड़, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। और जिसका जब सुप्रीम कोर्ट में अभी जब मामला फंसा था ये वाला, और कि इनकी प्रॉपर्टी सीज की जाए, उस समय उसकी जो नेटवर्थ थी जो एम्बी वैली की, वो 60,000 करोड़ रुपए की थी। आप समझिए तो कितनी उसने किस तरह से अपना प्लान बनाया, बिजनेस प्लान बनाया। इसलिए सुब्रत राय को पढ़ा जाना चाहिए। सुब्रत राय में विवाद कहाँ से पैदा हुआ? सुब्रत राय और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, दोनों का उदय एक जैसा है, एक समय है। 80 के दशक में दोनों का उदय हुआ। मेरे ख्याल से 88-89 में समाजवादी पार्टी
कि सरकार नारायण दत्त तिवारी के बाद सपा का यहाँ पर जलवा बढ़ना शुरू हो गया था। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी उनको रिप्लेस करने लग गई थी और एक बिजनेस एम्पायर सुब्रत राय का खड़ा हो गया था और कुछ कनेक्शन सुब्रत राय और मुलायम सिंह यादव का बना। दोनों की इंटीमेसी हुई। सहारा इंडिया के तमाम परिवारों में मुख्यमंत्री का आना जाना शुरू हुआ। सुब्रत राय को कुछ इसमें ऐसा चस्का लगा कि भाई एक मुख्यमंत्री उनके यहाँ आ रहे हैं, उनका कद बढ़ रहा है। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी राजनीति की, पर उनका एक व्यक्तिगत संबंध बन गया और वो संबंध बहुत आगे फिर गया। उस संबंध की तमाम पहलू हैं, तमाम कहानियां हैं, वो अलग किस्से हैं। उसमें अमर सिंह का भी चैप्टर जुड़ा। अमर सिंह और सुब्रत राय के संबंध उस समय बहुत अच्छे हुआ करते थे, बाद में खराब हो गए। जब अमर सिंह और मुलायम सिंह के संबंध खराब हुए तो अमर सिंह और सुब्रत राय के भी संबंध खराब हो गए। तमाम किस्से हुआ करते थे। कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी को जो ग्लैमर का चस्का लगा, वो चस्का लगाने वाले सहारा श्री और अमर सिंह थे। सहारा श्री में ऐसी कोई हीरोइन नहीं जिसने अपने कला का प्रदर्शन लखनऊ आकर के उनके सहारा के ऑडिटोरियम में ना किया हो। ऐसा कोई हीरो नहीं। अमिताभ बच्चन भी आके यहाँ पर नाचा करते थे, डांस किया करते थे। कोई ऐसे खान बंधुओं को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई हीरो नहीं। सहारा वन मोशन पिक्चर्स में जो उनका प्रोडक्शन हुआ, वांटेड मूवी है, डर मूवी है, ये सब उन्हीं की बहुत हिट मूवीज़ थी। कई मूवीज़ उनकी बनी। तमाम हीरो, अनिल कपूर, अनुपम खेर, ये वाली कंपनी, श्रीदेवी, बोनी कपूर, ये सब उनके बहुत परम मित्र हुआ करते थे। यानी वो बंदा जो जिसके पास 2000 रुपये नहीं थे, गोरखपुर में रह के एक चिट फंड कंपनी के नाम से काम शुरू करता है। वो आदमी देखते देखते देश का राजनीति जगत का हर व्यक्ति, बिजनेस जगत का हर व्यक्ति, इंटरटेनमेंट जगत का हर व्यक्ति उस आदमी के चारों ओर घूमता था। ये थी उसकी शख्सियत, इसीलिए उसको पढ़ा जाना जरूरी। विवाद कहाँ से शुरू हुआ? विवाद शुरू होता है 2009 में। एक गुमनाम शिकायत पहुंचती है नेशनल हाउसिंग बैंक के पास और पहुंचती है सेबी के पास। वो शिकायत होती है कि सहारा इंडिया परिवार जो अपनी प्राइम सिटी का आईपीओ लाना चाहता है, उसने जो सेबी में आवेदन किया है, वो एक तकनीकी मुद्दा है, इसीलिए हम उसको चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, पर उसको संक्षेप में बताते हुए, उसमें उसने नियमों को दरकिनार करते हुए निवेशकों का पैसा एकत्रित किया है और उसने सारे रूल्स रेगुलेशंस को दरकिनार करते हुए दूसरी योजनाओं के लिए एकत्रित धन जो था, जो डिबेंचर्स थे, उनको कन्वर्ट कर दिया है दूसरी योजनाओं के लिए। करते क्या थे कि सहारा ने तमाम योजनाओं में पैसा जमा कराया, उसकी मैच्योरिटी हो गई, मैच्योरिटी का पैसा रिटर्न न करके उन्होंने क्या कहा कि हम सहारा क्यू शॉप का एक दूसरा उन्होंने बता दिया कि हम इस तरह की एक योजना ला रहे हैं, सारा क्यू शॉप में आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इस तरह से तमाम वो डिवेंचर्स बदलते थे। पूर्ण परिवर्तनीयता का जो कॉन्सेप्ट आया, उनकी जो 2 कंपनियां थीं, उन्होंने सहारा प्राइम सिटी के आईपीओ लाने के लिए सेबी में आवेदन किया था 2009 में। इसके लिए उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट किए। सेबी इसकी जाँच करती है। इसके बाद उन्होंने अपनी 2 और कंपनी, सहारा रियल एस्टेट कंपनी और सहारा हाउसिंग कंपनी के भी आईपीओ लाने के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया। तो सेबी ने सोचा कि ये 3 कंपनियों के आईपीओ लाने के लिए ये सहारा जो आवेदन कर रही है, इसके हम इकोनॉमिक स्रोतों की जानकारी लें। उसमें सारा चार्ट देना पड़ता है, डिक्लेरेशन करना पड़ता है। जब इनसे डिटेल मांगा गया कि ये जो 24,000 करोड़ रुपया जो इसमें आप दिखा रहे हैं, ये आपके पास जो आपने 3 करोड़ निवेशकों से इकट्ठा किया है, या आपने किस बाबत इकट्ठा किया है, इनसे जब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो इन्होंने देने से मना कर दिया। जो प्राइमरी जानकारी दी, इन्होंने सहारा की डायरी दे दी कि देखिए हमारा डिटेल इसमें मौजूद है, और उन्होंने कहा कि हमने 24,000 करोड़ रुपया जो इकट्ठा किया है, ये आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, ये रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ के क्षेत्र का मामला है, वहाँ से हमने परमिशन ले ली है। ये मैटर सिर्फ टेक्निकल नहीं था। जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करता है, वो इस मैटर को टेक्निकली डील कर सकता था, पैसा दे के, ले के, लोगों से प्रभावित करके। ये मैटर था पॉलिटिकल। उस समय था क्या कि सहारा परिवार जुड़ा तो था समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में, पर सहारा परिवार पर नजरें गड़ गई थी उस समय केंद्र सरकार की। 2009 में इलेक्शन था, कुछ तमाम इन्फ्लुएंशियल लोगों ने इनसे सहयोग की अपेक्षा की थी। 2009 में आशातीत सहयोग ये नहीं कर पाए थे। 2012 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन था, असेंबली इलेक्शन।
उन तमाम चीज़ों में कुछ ऐसा पॉलिटिकल मैटर हुआ कि कुछ लोगों की नज़रें इन पे गड़ गईं और देश के वित्त मंत्रालय की नज़रें तिरछी हुई। सेबी किसके अंडर में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। पी चिदम्बरम उस समय थे वित्त मंत्री। तो तमाम तरह की ऐसी कहानियां थीं जो जुड़ी। उसमें इनके जो ये मैटर ये 24,000 करोड़ का था, उसमें अगर कुछ हज़ार करोड़ों की पूंजी अगर कहीं चढ़ जाती तो शायद ये मैटर ना होता। फिर उस मैटर में ये प्लांट किए गए। अगर ये कुछ कमियां थीं तो ये इनके टेक्निकल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की बात थी कि वो इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं कर पाए। एक बहुत मोटी सी चीज़ समझिए, जिस कंपनी के इतनी जगह इन्वेस्टमेंट है, उसकी अपनी एविएशन में इन्वेस्टमेंट है, इतनी बड़ी उसकी हाउसिंग स्कीम है, इतनी बड़ी उसने एमबी वैली खड़ी कर दी, इतने बड़े उसने जो है 12 लाख लोगों का एक सहारा इंडिया परिवार बना दिया, 12 लाख लोग जिसके कर्मचारी हैं, 5,000 जिसके ऑफिसर्स हैं देश में। तमाम उनके वकील कौन हुआ करते थे? जो देश के टॉप मोस्ट वकील हैं वो उनके वकील हुआ करते थे। उनकी इतनी बड़ी लीगल टीम है। क्या उस बंदे के पास कोई इतना बड़ा इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं था कि उनके आईपीओ आवेदन करने के लिए सहारा प्राइम सिटी और इनकी SIRECL और SHICL, ये दो कंपनी रियल एस्टेट और ये हाउसिंग स्कीम कंपनी के आईपीओ के लिए आवेदन करने के लिए सेबी में, क्या वो इसके पहले क्या इसकी टेक्निकलिटीज नहीं देख सकते थे कि हम कहाँ फंस सकते हैं अगर कोई कमी थी? इसका मतलब जब तक आप पे पॉलिटिकल पैट्रोनेज ना हो आप ना राइज नहीं कर सकते, और जब तक कोई पॉलिटिकल आपके लकड़ी ना हो आप गिरेंगे नहीं। तो सहारा इंडिया के जो तमाम निवेशक सोचते हैं कि सहारा ने उनके साथ फ्रॉड किया या उनको ठगा, मैं क्लेम के साथ कह सकता हूं, मुझे सहारा इंडिया परिवार से कोई मतलब नहीं है, पर जितना हमने अध्ययन किया सहारा इंडिया परिवार ने किसी भी तरह की कोई ठगी अपने किसी निवेशकर्ता के साथ नहीं की। अगर उसने कोई ठगी की होती तो जिस 24,000 करोड़ रुपए की जो इन क्वेश्चन थे सेबी में, आपने कहां से जुटाए? आपने ये पूर्ण परिवर्तनीय डिवेंचर जो बॉन्ड हैं आपने गलत तरीके से किए, तो उसकी शिकायत कोई निवेशक करता? किसी निवेशक ने 2009 तक किसी जगह किसी फोरम पे शिकायत नहीं की। शिकायत हुई कहां से? एक रोशन लाल नाम के व्यक्ति ने जो इंदौर का रहने वाला था उसने शिकायत की, यानी वो शिकायत प्लांटेड थी। किसी आम निवेशक ने 2009 में 78 से काम चल रहा है, 78 के बाद 88, 98, यानी 30 साल तक, 3 दशक तक है, 3 दशक तक इतने लोगों को फायदा हो गया, इतने लोगों को मैच्योरिटी होती रही, पैसा मिलता रहा एक योजना से दूसरा योजना में, ये तो लोग करते ही हैं। अब इसमें जो भाई सहारा इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आता था या जो लोगों की पैरा बैंकिंग के थ्रू पैसा इकट्ठा होता था वो काम कौन करता था? सहारा एजेंट करते थे। एजेंटों का मोटा कमीशन बंधा हुआ था। सहारा एम्प्लॉइज पूरे मैनेजमेंट को देखते थे, सबका अपना अपना रोल था। आज की डेट में क्या है? निवेशक करता अलग चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनमें प्लांट कर दिया गया कि सहारा में आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपका पैसा डूब गया। जो एजेंट जिन्होंने लाखों रुपये को फायदा सहारा से उठाया, मोटा मोटा कमीशन उठाया, वो एजेंट आज सहारा की कंपनी पे मुकदमे कर रहे हैं, यानी अब वो सहारा के प्रति फेथफुल नहीं हो गए। जय सहारा, श्री सहारा और ये सब करने वाले आज वो सहारा को गालियां दे रहे हैं। जो उनके एम्प्लॉई हैं वो ज़रूर मैं कह सकता हूं कि अभी भी मुझे उनके क्रिमेशन में तमाम फोटोज़ में उनके एम्प्लॉई साथ चलते नज़र आ रहे थे। कुछ मुझे वफादार दिखे, उनकी भी महीनों से तमाम तरह की देनदारियां हैं, उनको भी अभी सैलरी नहीं मिल पाई है। क्यों नहीं मिल पाई है? ये मैटर जब सेबी के में गया तो सेबी ने जो अपना ऑर्डर किया, सेबी एक क्वासी लीगल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल बॉडी होने के नाते उसने सहारा से कहा कि ये सब गलत है, आईपीओ तो वगैरह अब आपको मिलेगा ही नहीं, पर आपके जो 24,000 करोड़ रुपए जो आपने दिखाए हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए, ये जितने निवेशक हैं आप इनको वापस करिए। तो सहारा इंडिया ने कहा कि भाई हम इसमें 95% लोगों को उनकी मैच्योरिटी के बाद पैसा दे चुके हैं, बाकी जो 5% लोग हैं जब वो आवेदन करेंगे हम उनको पैसा दे देंगे, आप उसके चक्कर में ना पड़िए, हम किसी का पैसा मारे नहीं, हम उसको दे देंगे। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारे 24,000 करोड़ के सापेक्ष ये हमारे कागज हैं। हम आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं हम, और लिक्विडिटी अपने तमाम क्षेत्र में लाकर अपने बिजनेस एम्पायर को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें जो आपकी क्वेश्चनिंग हो बताइए,
ये इलाहाबाद हाई कोर्ट मैटर गया, दिल्ली हाई कोर्ट मैटर गया, फिर ये मामला अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के ऑर्डर को उसने माना, उसने कहा नहीं, ये 24,000 करोड़ रुपए तो आपको जो है आप सेबी के पास जमा कर दीजिए, सेबी निवेशकों को ढूंढ करके, निवेशकों को आमंत्रित करके पैसा वापस करेगी, आपने नियम विरुद्ध काम किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में ये उनकी हार हुई। ये सहारा श्री के साथ एक, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ा लोचा हुआ, जिसमें उनकी कमी रही, उनकी निश्चित रूप से कमी थी। क्यों नहीं वो पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरे होमवर्क के साथ, क्यों नहीं वो सेबी में उन्होंने अप्लाई किया था? क्यों इसको अंततोगत्वा झेलना पड़ा सहारा के जमाकर्ताओं को, जिनका पैसा उस समय मैच्योरिटी के बाद मिलना चाहिए था? लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया, किसी ने किसी बच्चे की नौकरी के लिए जमा किया। वो पैसा 10 साल से फंसा हुआ है, 2012 से 11 वर्ष हो गए हैं और इसमें कुछ नहीं हुआ। अब तक कोई कुछ सुन नहीं रहा था। अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो केंद्र सरकार ने भी इंटरेस्ट लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसने इंटरवेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है कि ठीक है, ये इंडिया का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, अमित शाह जिसके मंत्री हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और इन सबको जोड़ करके एक सिस्टम बन गया है और एक पोर्टल खोल दिया गया है। उस पोर्टल के तहत लोग अपना आवेदन करें, तमाम तरह की प्रक्रियाएं निर्धारित कर दी गई हैं। लोग आवेदन कर रहे हैं, पर उसमें कैसे पैसा मिलेगा? एक बार में 10,000 रुपया ही वापस कर रहे हैं। अब तक जितने लोगों ने आवेदन किया है, सेबी के पास भी 25,000 करोड़ रुपए फंसा। सेबी ने कहा आप हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भेजिए, जिसका जो पैसा है हम देंगे। अब तक सेबी ने उस 25,000 करोड़ में 138 करोड़ दिया, जिसमें विशुद्ध पैसा जो दिया गया 138 करोड़ में 67 करोड़ रुपए ब्याज है। जो 15% ब्याज देने की बात थी, उसको माइनस कर दीजिए तो कितने लोग लेने आए? पैसा कोई लेने आ नहीं रहा है। क्यों नहीं लेने आ रहा है? क्योंकि सहारा इंडिया का अब यहीं पर तो वो मैनेजमेंट समझ गया। सहारा इंडिया का जो अलायंस था, जब सहारा इंडिया का इमरजेंस कैसे इतनी बढ़ गई, सहारा इंडिया ने इतने 10 वर्षों में कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, वो बिजनेस मेथड तो समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से वो प्लान कर रहे थे, सहारा इंडिया के जो छोटे छोटे पैरा बैंकिंग सिस्टम था, जिसमें लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होना था, उसमें सिग्मी नाम से देश के तमाम उन लोगों का जिनके पास नंबर 2 का धन था, जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े आईएएस पीसीएस, बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े और जो तमाम लोग जिधर उधर से पैसा कमाते हैं, उन्होंने अपने नंबर 2 के पैसे को वाइट मनी करने के लिए सहारा में इन्वेस्टमेंट उन सिग्मी नामों से कर दिया था। तो वो सिग्मी नामों का पैसा तो भाई एक रिकॉर्ड था सहारा इंडिया के पास, एक कि किसका किसका पैसा है, कहीं ये फंसता ना तो लोगों का रिटर्न पहुंचता रहता। ये एक थोड़ा सा कहते हैं स्याहपच्च था सहारा इंडिया परिवार के बिजनेस मॉड्यूल का, कि नंबर 2 का पैसा, अब नंबर 2 के पैसे के बगैर इस तरह की पैरा बैंकिंग के क्षेत्र में काम होता है, मुझे लगता बड़ा कम होता है। वो तमाम लोग जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के उनसे जुड़े थे, उनके नंबर 2 का पैसा, इसीलिए उस पैसे का कोई आज तक रिकॉर्ड नहीं है। अब जो ये पैसा देना था 5,000 करोड़ रुपए, उस 25,000 करोड़ रुपए में से ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को दिए गए। इसमें भी अभी तक जितने आवेदन किए गए हैं, उसमें कुछ करोड़ रुपया ही लोगों को दिया जा सकता है। यानी जितने जितने निवेशक हैं, मैं उनको बता दूं, उनका पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। अब सहारा इंडिया परिवार के प्रमुख सुब्रत राय नहीं रहे। अब हम आते हैं इसके उस पक्ष पर जो निवेशकों से जुड़ा है कि उनके पैसे की अब क्या लीगल पोजीशन होगी, क्या लोकस स्टैंडी होगी, उनका पैसा मिलेगा। जाने के पहले उन्होंने इसी नवंबर माह में अपने साथी ओपी श्रीवास्तव को डिप्यूट किया है कि कोई भी प्रक्रिया अपना करके जमाकर्ताओं का पैसा वापस करें। ओपी श्रीवास्तव को उन्होंने एक तरह से अपना उत्तराधिकारी बनाया है। उनके परिवार के तमाम लोग उनके क्रिमेशन में उपस्थित नहीं रहे। मैंने आपको बताया था उनकी लव मैरिज हुई, मैं उसी एंगल पे आ रहा हूँ अपनी बात को विराम देने की स्थिति में। पर उसके पहले मैं इस जीवन का दर्शन आपके सामने लाना चाहूँगा। कोई व्यक्ति करता है, क्यों करता है? राष्ट्र के लिए करता है, उसका कर्तव्य है, फर्ज है। तमाम लोगों के लिए उसकी फिलैंथ्रोपिक, उसकी पर्सनालिटी, विज़न होता है लोकोपकारी काम करने के लिए। सुब्रत राय पे संत मदर टेरेसा की कृपा थी, वो उनके मिशन ऑफ चैरिटी से जुड़े हुए थे। तमाम ऐसे हैं, तमाम ऐसी फ़ोटो हैं जिसमें वो मदर टेरेसा के साथ हैं। तमाम तरह के वो काम ऐसे करते थे। पर वही सुब्रत राय जब अपने जीवन के अंतिम क्षण में थे, जिससे उन्होंने बहुत मोहब्बत की, वो पत्नी उनके पास महीनों से नहीं थी, वो विदेश में थी। वो बच्चे जो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए, वो उनके साथ नहीं थे, वो विदेश में थे और उनके क्रिमेशन में भी नहीं आए।
उनके पोते ने उनको मुखाग्नि दी है। आप कल्पना करिए, अभी नवरात्र खत्म हुए, बंगाली थे, बंगाल में काली पूजा होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। मैं दुर्गा सप्तशती जीवन का दर्शन बताने के लिए, आदमी करता क्यों है कि भाई चलो हमारे अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने तमाम लोगों के लिए किया, पर ये दुर्गा सप्तशती अभी नवरात्र खत्म हुए, दिवाली हम लोगों ने बनाई और मंगलवार को सुब्रत राय नहीं रहे। दुर्गा सप्तशती का ये प्रथम अध्याय बस मैं आपको दिखा करके अपनी बात पूरी करूंगा। इसको जीवन का दर्शन है, सब लोग समझिए। सुब्रत राय को बिजनेस स्कूल में जरूर पढ़ाएं, पर हर व्यक्ति अपने दर्शन में जरूर शामिल करे सुब्रत राय की जीवन और मृत्यु को। ये अथ श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथमो अध्याय, मेधा ऋषि का राजा सुरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। जिसने ना पढ़ा हो पढ़ लीजिएगा आज हमारे निवेदन पे। इसमें जो समाधि का जो चरित्र है वो एक बनिया का चरित्र है, वैश्य का। उस वैश्य जिसने अपने परिवार का पालन पोषण किया, बहुत कुछ किया, उस वैश्य का चरित्र और उस वैश्य की स्थिति समझिएगा। राजा, जो राजा सुरत हैं, राजाओं के राजा थे, चैंपियंस ऑफ चैंपियन थे। जब वो अपना युद्ध हार गए, यानी राजनीति में आदमी आगे बढ़ा, जब डाउनफॉल हुआ, तमाम लोग जिस तरह से छोड़ के चले जाते हैं, उस राजा का जब पतन हुआ तो उसी के मंत्री और सब उसका साथ छोड़ दिए, तो जिससे वो नैराश्य का भाव लेके वन में आ गया था, मेधा ऋषि के आश्रम के पास। दोनों इकट्ठा होते हैं। जब राजा पूछते हैं कि भैया वैश्य तुम कौन हो, अपना परिचय दो, तुम क्या हो, तो वैश्य जो बोलते हैं, राजन में धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूं, मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूं। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन मुझसे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूं। यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की, स्वजनों की कुशलता है या नहीं। यानी जिन स्त्री पुरुषों, बच्चों के लिए उन्होंने जीवन भर कमाई की, बाद में उसी वैश्य के वृद्ध होने पर उन्होंने उसको किनारे कर दिया, सब अपनी मस्ती में बिजी हो गए। जब वो संकट में आया तो राजा ने पूछा कि जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह और बंधन क्यों है। तब वो वैश्य कहता है, ये दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय, बस 2 लाइन और, कि आप मेरी विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, सुनिए जो सुब्रत राय से जुड़ा, पिता के प्रति कोई स्नेह नहीं, जिसने जन्म दिया, तुमको मानव जन्म दिया, तुम उसकी अंत्येष्टि में नहीं आए। तुम्हारी सुब्रत राय की अंत्येष्टि एक दिन डिले इसलिए की गई कि उनके 2 बच्चे, एक लंदन में एक अमेरिका में है, कि वो आ जाए, पोता आ गया, लाया गया, समाज को दिखाना था, पर लड़के नहीं आए। कोई कारण हो भी नहीं सकता। अब इसको जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए तमाम सारा इंडिया परिवार से कारण दिए जाएंगे, पर ये आज वास्तव में भारत की संस्कृति शर्मसार हुई है। उस सुब्रत राय ने, जिसने कितनों को कंधा दिया, जिसने मुंबई आतंकवादी हमले में कितने परिवारों को जिसने मदद की, जिसने कारगिल के युद्ध में जो शहीद हो गए उनके लिए कितनी मदद की, जिसके लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक ने सुब्रत राय की तारीफ की। वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब वो लखनऊ से 1996 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ राज बब्बर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो पूरी की पूरी सपा की फौज जो है, जो ये सहारा की फौज कर्मचारियों की, उनके प्रचार के लिए जमीन पर उतार दी थी। जिस सुब्रत राय ने, उस सुब्रत राय की तारीफ की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने जब वो प्रधानमंत्री थे, और कारगिल के अटैक में शहीदों के लिए जो काम सहारा परिवार ने किया था। ऐसे महान व्यक्ति की अंत्येष्टि के समय उसका जैविक पुत्र नहीं था। ये उस भारत देश की बात है जहां पर भीष्म ने अपने पिता के लिए भीष्म प्रतिज्ञा कर ली आजीवन ब्रह्मचारी के लिए कि शांतनु सत्यवती से विवाह कर लें, जहां पर पुरु ने अपने पिता ययाति को अपना पूरा यौवन दे दिया, 1000 वर्ष तक वो यौवन प्राप्त करके रहे ययाति महाराज। और जहां पर हम लोग जो हैं ऐसे तमाम प्रसंग हैं पितृभक्ति के। और आज उस देश में आप समझिए, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र प्रेम के लिए और ऐसे तमाम अवसरों पर लोगों की सेवा के लिए व्यतीत किया, उस व्यक्ति के अंतिम समय में उसके परिवार का कोई व्यक्ति उसके पास मौजूद नहीं था। और जब उसकी अंत्येष्टि हुई तो बड़ी मुश्किल से उसकी धर्मपत्नी और उसका पोता वहां पर उपस्थित हुआ। ऐसे पुत्र किस काम के? क्या कहा जाता है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत
तो का धन संचय। ऐसे सीमांत तो सुशांत का क्या 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 फायदा हुआ। ये दर्शन है, समझिए। यही मैं कह रहा था, दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय आप लोग जो है राजा समाधि और सूरत का जो ये वार्तालाप है, मार्कंडे जी जो कहते हैं वो जरूर आप पढ़िएगा। मेधा ऋषि मुनि फिर क्या कहते हैं कि वही वो जो वैश्य बोलता है, वही वैश्य कहता है कि मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता, धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है। उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह क्यों है। सुब्रत राय आखिरी समय तक इंतजार किए, उनके प्राण अटके थे। उनको तो 2 दिन पहले ही कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ओपी श्रीवास्तव संभवतः उनके साथ थे, शायद उनको रिकवर नहीं होना था। बहुत दुख की बेला में वो गए। इतना बड़ा जिसने परिवार बना दिया, लाखों करोड़ों लोगों का सारा इंडिया परिवार, और वो गया अकेले। उस परिवार का कोई साथी उसके साथ नहीं था। और सारा इंडिया के जिन परिवारों को उसने कितनों को फायदा पहुंचाया। मैं तो उन एजेंटों को देखता हूं, सारा एजेंटों को जो उनके प्रति समर्पित थे। ठीक है, पर तमाम एजेंट तो पानी पी के उनको बीच में उनके प्रति मुकदमे कर रहे थे। तमाम कोर्ट केसेस उनके तमाम एजेंटों ने कर रखे हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, अपनी हस्ती बनाई सहारा से। ये है देश, ये है दुनिया, ये है व्यक्ति, ये समझिए। वही मेधा ऋषि कहते हैं कि ये जो है ये भगवती महामाया हैं, जो एक माया के रूप में लोगों के, योगियों के चित्त को भी हर लेती हैं। तो लोगों के चित्त हर लिए जाते हैं, यानी आदमी माया के चक्कर में पड़ा रहता है। तो पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अब यहाँ पर विवाद ये फंसा है कि ये 3 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टीज हैं, 42,000 करोड़ रुपए के जो होटल है न्यूयॉर्क में, 40,000 करोड़ के होटल हैं जो लंदन में, यहाँ पर जो एमबी वैली के प्रोजेक्ट जो 60,000 करोड़ रुपए के हैं, 3-3.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का वारिस कौन बनेगा। अब वारिस की लड़ाई है उनके परिवार के बीच में। और ये जो 25,000 करोड़ रुपया है ये निवेशकों को कैसे मिलेगा। अब ये प्रश्न सहारा श्री से जुड़े रह गए। सहारा इंडिया क्या थे, सुब्रत राय क्या थे, ये किसी के लिए कोई चिंतन नहीं है। पर मेरा कहना है, अगर मेरी चीज को कोई भी इस तरह का जिम्मेदार व्यक्ति सुन रहा हो कि सहारा इंडिया परिवार के सदस्य, वो प्रमुख सुब्रत राय को इंडियन बिजनेस स्कूल में जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। और जहां तक उनके जीवन की उस कंट्रोवर्सी से जुड़ी है तो उसमें राजनीतिक तड़का लगा है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और जो कुछ उन्होंने कमियां की थी उसको तो उन्होंने भुगता। सहारा के और लोग इसके जवाब दे हैं। जो गलत करेगा उसके साथ गलत भी रिजल्ट होते रहते हैं। लेकिन इनके परिवार, इन्होंने जितना किया उसके बाद जो इनके साथ हुआ, जाते जाते वो एक तरह से ओपी श्रीवास्तव को जिस तरह से वो हेड बना गए सहारा का, नंबर 2 थे उनके जीवन काल में भी। ओपी श्रीवास्तव जो चाहते थे वही होता था। कई बार मैं भी गया सहारा इंडिया के, उस समय जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में था तो हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में नीरज जैन 1989 में इलेक्शन जीते थे, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का। नीरज जैन को, मतलब आप देखिए तो नीरज जैन की पर्सनालिटी को उन्होंने समझा और उनको अपने यहाँ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिया। उस समय 1991 में उनका पेपर आ रहा था। नीरज जैन को एक गाड़ी दी गई और पूरी व्यवस्था देखते थे। और नीरज जैन के साथ जुड़े हजारों लोग, मेरे तमाम मित्र हैं, उन सबको नौकरी सहारा इंडिया में मिल गई थी। इस तरह का व्यक्तित्व के रूप में हमने उनको देखा था। ओपी श्रीवास्तव उस समय भी डिसीजन किंग मेकर थे, डिसीजन मेकर थे। तो उन्हीं ओपी श्रीवास्तव को उन्होंने तमाम राइट्स दिए हैं। तो आप समझिए, इसका मतलब है सहारा प्रमुख जाते जाते समझ गए थे। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि परिवार में कुछ टसल थी। पर मैं तमाम इन मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। जो इन्वेस्टर्स हैं मैं उनको बता दूं कि ओपी श्रीवास्तव पहले भी जिम्मेदार थे, आज भी हैं। वो पूरी जिम्मेदारी से इसको सॉल्व करेंगे। जाते जाते सहारा श्री इस तरह की बातें कह गए हैं। अब एक चीज है इसमें मैं निवेशकों से कहना चाहूंगा, इस पूरे मैटर में आपको अपना पैसा पाना है तो एक मीडिएशन प्रोसेस के थ्रू चलिए। लिटिगेशन से आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि लिटिगेशन में अंततोगत्वा आप कुछ भी करेंगे उनमें कुछ लोगों को पैसा भी मिल जाएगा। जो ज़्यादा पैसा होगा उसकी वो आप यहाँ से समनिंग कराएंगे, उसको वो स्टे करा लेंगे हाई कोर्ट में 482 में जा करके। आप करिए क्या, इसमें ओपी श्रीवास्तव से मिलिए, जैसे सहारा ने
एम्पायर खड़ा किया, परिवार बनाया, छोटे छोटे लोगों को जोड़कर इतना बड़ा। वैसे जितने निवेशक हैं वो अपने आप को जोड़ के और सहारा के जो अगले जो हेड हैं उनसे मिल करके एक आर्बिट्रेशन लिटिगेशन नहीं, आर्बिट्रेशन मध्यस्थता करके आपको जो बेस्ट पॉसिबल डील मिले वो डील करके अपने पैसे वापसी का रास्ता निकालिए। और सेबी के पास भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई आपको कमी आ रही है, जिनको भेजना है, उन दो कंपनी जो कि उनकी रियल एस्टेट कंपनी और हाउसिंग कंपनी से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके लिए भी सल्यूशन निकलेगा बहुत जल्दी कि उनको पैसा कैसे मिले। आप लोगों का मध्यस्थता के द्वारा पैसा वापस होगा, भले उसमें ब्याज आपको ना मिले, मूलधन और उसमें कुछ इंटरेस्ट आपको वापस हो जाए तो भी आपका भला है, क्योंकि काफ़ी पैसा आप लोगों का फंसा हुआ है। तो मैं निवेशकों को बता रहा हूं एक सलूशन इसका ज़रूर जल्द से जल्द आपके सामने आएगा। एक तो गवर्नमेंट का सलूशन है जो कि अमित शाह के मंत्रालय के थ्रू आपके तक पहुंच रहा है, जिसमें तमाम 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है। अभी भी तमाम निवेशक सोच रहे हैं कि उनका ये पैसा 9 किस्तों में इस तरह से तो बहुत समय लग जाएगा वापस होने में। इसमें सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी भी जिंदा है, इसका रास्ता निकलेगा, इसका भी सलूशन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हमारी श्रद्धांजलि सहारा प्रमुख को ये थी कि निश्चित रूप से हम आपको सैल्यूट करते हैं कि आप एक गजब की पर्सनालिटी थे। संत मदर टेरेसा का आशीर्वाद आपके ऊपर था। आपने जीवन भर कोशिश की राष्ट्रभक्ति के द्वारा एक सही रास्ते पर चलने की, और जिन रास्तों पर क्वेश्चन मार्क लगे, अगर वो क्वेश्चन मार्क लगे हैं तो वो भी युवकों को सीखने की जरूरत है कि कम समय में कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत करिए, डेडिकेशन के साथ सही रास्ते पर चलिए, वरना वास्तव में इतना बड़ा एम्पायर के बाद भी आपके साथ कुछ नहीं जाता है। इसीलिए हमेशा आप एक बढ़िया गुरु करिए, अपनी नॉलेज करिए, स्टीव जॉब्स बनिए, फिलैंथ्रोपिक भी बनिए, पर सही रास्ते पे चलिए। कम समय में ज़्यादा ख्याति के चक्कर में कोई गलत रास्ता ना अख्तियार करिए, आपको समाज में प्रसिद्धि भी मिलेगी, यश भी मिलेगी, कीर्ति भी मिलेगी। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के सहारा राय, सुब्रतो राय हमेशा इस देश में अपनी जीवंतता के लिए, अपने देश प्रेम के लिए, अपनी बिजनेस टेक्निक के लिए जाने जाएंगे। आप सबको इतनी देर तक हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा की, आपको कैसा वीडियो लगा अपनी बात ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।